हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना जो टॉपिक है आई बॉल के स्ट्रक्चर में अपन ने लास्ट जो उसकी लेयर थी न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक जिसको अपन ने कहा था वहाँ तक अपन ने डिस्कस किया था। उसके बाद में आज अपन बात करेंगे आई बॉल की जो कैविटी है, ठीक है ना, जिसको आपने दो चैम्बर्स में डिवाइड किया। एक आगे की ओर जिसका नाम था एक्वस चैम्बर और पीछे की ओर जो था उसको आपने कहा था विट्रस चैम्बर। एक्वस चैम्बर के अंदर क्या भरा हुआ था? एक्वस ह्यूमर। और विट्रस चैम्बर के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको क्या नाम दिया गया? विट्रस ह्यूमर। ठीक है, तो इनका क्या कंपोजिशन है, इन फ्लूइड्स का क्या फंक्शनिंग है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए आई स्ट्रक्चर को अगर अपन ग्राफिकली मैं आपको दिखा रहा हूं अभी, ये ब्लाइंड स्पॉट वाला एरिया है, दिस वन इज ये कॉर्निया वाला एरिया है। ठीक है, यहाँ पे ये आइरिस है और ये यहाँ पे अपन ये मान लेते हैं जो पर्टिकुलर हिस्सा है वो कौन सा है? सिलियरी बॉडीज। और ये यहाँ पे लिगामेंट्स के द्वारा क्या जुड़ा हुआ है? लेंस। ठीक है, बाइकॉन के जो है यहाँ पे लेंस है ये। तो देखिए ये जो चैम्बर्स हैं उसमें एक चैम्बर लेंस से लेकर के रेटिना तक है, इसको अपन बोल रहे हैं विट्रस चैम्बर। और एक कॉर्निया से लेकर के कहाँ तक है? लेंस तक, इसको अपन बोल रहे हैं एक्वस चैम्बर। इस एक्वस चैम्बर के अंदर एक्वस फ्लूइड भरा हुआ है और विट्रस चैम्बर के अंदर विट्रस फ्लूइड या ह्यूमर भरा हुआ है। तो एक एक करके अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? एक्वस चैम्बर। ठीक है, कहाँ पे? दिस इज बिटवीन, किसके बीच में? बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। कॉर्निया और लेंस के बीच में है। ठीक है, और इस एक्वस चैम्बर में जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको क्या नाम दिया गया है? एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर जो कैसा है? ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है। ट्रांसपेरेंट फ्लूइड का मतलब पारदर्शी, जिसको अपन कह सकते हैं। अब ये जो चैम्बर है इसको अपन दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक्वस चैम्बर को अपन फिर से डिवाइड करते हैं, किसमें? डिवाइड्स इन टू पार्ट्स। दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटा। ठीक है, पहला जो है वो है एंटीरियर चैम्बर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड विनस चैम्बर। और दूसरा जो है वो है पोस्टीरियर चैम्बर, दैट इज कॉल्ड आर्टेरियल चैम्बर। अब मतलब समझना आप यहां पे देखिए क्या मतलब है इसका। ये जैसे कॉर्निया है, ठीक है, और यहां पे ये क्या बेटा? आइरिस। फिर यहां पे ये क्या है? सिलियरी बॉडी। और सिलियरी बॉडी के सस्पेंशन से क्या कनेक्टेड है? लेंस। तो देखिए इस चैम्बर के दो पार्ट बन गए, एक तो ये और एक ये, यानी कि एक तो कॉर्निया और आइरिस के बीच में और दूसरा आइरिस और लेंस के बीच में। क्लियर है? तो जो कॉर्निया और आइरिस के बीच एक्वस चैम्बर का पार्ट है उसको अपन बोलते हैं एंटीरियर चैम्बर और द विनस चैम्बर। इसके अंदर जो एक्वस ह्यूमर है वो पोस्टीरियर पार्ट के अंदर जो एक्वस ह्यूमर भरा हुआ है उससे कंपोजिशन वाइज डिफरेंट है थोड़ा। कैसे? इसके अंदर जो एक्वस ह्यूमर है वो CO2 कैरी करता है, उसमें CO2 होगी। कौन से में? एंटीरियर चैम्बर के अंदर जो एक्वस ह्यूमर है, प्लस इसके अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट होंगे। और इसी के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो एंटीरियर पार्ट है इसमें से क्या होगा? जो एक्वस ह्यूमर है उसको ड्रेन करेगा
या अपन ये कह सकते हैं आउट करेगा कौन, लीक आउट कर देगा कौन, कैनाल ऑफ सेलम, कैनाल ऑफ सेलम जो लिम्बस और सिलियरी बॉडी के बीच में उपस्थित है, याद होगा आपको, कैनाल ऑफ सेलम, वो इसको यहां से क्या करेगा, ड्रेन आउट करेगा और कौन किस में मिला देगा, किस में छोड़ेगा, वेन्स में, यानी कि विनस ब्लड में। इसीलिए इस चैम्बर को अपन क्या बोल रहे हैं, एंटीरियर चैम्बर के अलावा अपन इसको क्या करें, विनस चैम्बर। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एंटीरियर पार्ट कौन सा है, आइरिस और कॉर्निया के बीच, पोस्टीरियर पार्ट कौन सा है, आइरिस और लेंस के बीच, ठीक है। तो यहां पे एंटीरियर पार्ट के अंदर जो एक्वस ह्यूमर है, उस एक्वस ह्यूमर के अंदर CO2 मिलेगी और मेटाबॉलिक वेस्ट मिलेगा। इन दोनों को ही क्या करना है, बाहर करना होता है, इसलिए यहां से ये ड्रेन आउट होगा कैनाल ऑफ सेलम के द्वारा और विनस ब्लड के अंदर यानी कि वेन्स में जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो ही अशुद्ध रक्त को क्या करती हैं, कैरी करती हैं, और इसीलिए इसको क्या बोल दिया, विनस चैम्बर। दूसरा ये जो पार्ट है जिसमें सीलियरी बॉडी कह दीजिए या लेंस, यानी कि ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये आइरिस की के आगे का पार्ट को कहाँ तक, लेंस तक का, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, पोस्टीरियर चैम्बर। एक्वस चैम्बर का कौन सा पार्ट, पोस्टीरियर चैम्बर। और इस पोस्टीरियर चैम्बर को अपन आर्टीरियल चैम्बर भी कह रहे हैं, कारण इस पर्टिकुलर फ्लूइड के अंदर, इस ह्यूमर के अंदर आर्टरीज जो हैं वो क्या कर रही हैं, आर्ट्रियोल के द्वारा ओपन होकर के क्या कर रही हैं, न्यूट्रिएंट्स और O2 की सप्लाई कर रही हैं। दे आर सप्लाइंग हियर न्यूट्रिएंट्स एंड O2, कौन, आर्टरीज। इसलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं, पोस्टीरियर चैम्बर या आर्टीरियल चैम्बर, ठीक है। बेसिक कंपोजिशन पूरे का अगर अपन देखें किसका, एक्वस चैम्बर में भरे हुए एक्वस ह्यूमर का, तो बेसिक कंपोजिशन में अपने को क्या मिलेगा, देखिए दिस इज, अगर एक्वस ह्यूमर की अगर अपन बात करें तो जस्ट लाइक द ब्लड प्लाज्मा की तरह ही होता है, लेकिन ब्लड प्लाज्मा की तुलना में इसमें प्रोटीन्स की मात्रा कम होगी, ये ध्यान में रखना आप, ठीक है ना, इट विल हैव द लेस प्रोटीन्स। तो ये कंपोजिशन वाइज आपको ध्यान में रखना है कि इसमें प्रोटीन्स की मात्रा क्या होगी, कम होगी, लेकिन एस्कॉर्बिक एसिड और लैक्टिक एसिड की मात्रा ज्यादा होगी। तो अगर अपन कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन ऑफ एक्वस ह्यूमर, तो सिमिलर टू द या रिजेंबल्स विद द ब्लड प्लाज्मा के समान है, लेकिन हैज लेस, ध्यान में रखना, ग्लूकोज एंड प्रोटीन्स एंड हायर कंसंट्रेशन ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड जो विटामिन सी का प्रीकर्सर है, प्लस लैक्टिक एसिड। इज दिस क्लियर? तो ये पर्टिकुलर जो पार्ट है एक्वस चैम्बर वाला हुआ, जिसमें भरा हुआ फ्लूइड कौन सा था, एक्वस ह्यूमर, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा जो इसके अंदर है वो कौन सा है, विट्रस चैम्बर। विट्रस चैम्बर, तो बेटा देखिए विट्रस चैम्बर में भरा हुआ जो फ्लूइड है वो क्या कहलाएगा, विट्रस फ्लूइड या विट्रस ह्यूमर। विट्रस चैम्बर हुआ कौन सा, लेंस और रेटिना के बीच का पार्ट जो है, ठीक है ना, वो कौन सा होगा, एक्वस ह्यूमर, सॉरी विट्रस चैम्बर, ठीक है। और उसमें जो भरा हुआ फ्लूइड है वो कौन सा है, विट्रस फ्लूइड। यहाँ पे ये क्या है, ब्लाइंड स्पॉट, इसके आगे का हिस्सा नहीं बनाया मैंने, आपको बस कई बार बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे आप समझे, ठीक है। विट्रस चैम्बर में भरा हुआ जो फ्लूइड है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, विट्रस ह्यूमर। इस विट्रस ह्यूमर के अंदर जो सब्सटेंस भरा हुआ है या फ्लूइड भरा हुआ है वो जेली लाइक सब्सटेंस है, जेली लाइक फ्लूइड, ठीक है, जो कैसा है, ट्रांसपेरेंट है, ध्यान में रखना, दिस इज ट्रांसपेरेंट, ठीक है। कंपोजिशन अगर अपन इसका देखें तो 99% इसके अंदर, ध्यान से सुनना, वाटर होगा,
बाकी के 1% के अंदर इसमें साल्ट, ठीक है, सोडियम जैसे साल्ट हैं, क्लोरीन है, ये क्या होंगे, इसमें साल्ट होंगे। प्लस क्योंकि एक चीज़ ध्यान में रखना, ये साल्ट जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ये इन फ्लूइड के सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। मोस्टली सिलियरी बॉडी जो है उसके द्वारा या उसके ऊपर पाई जाने वाली ग्लैंड्स जो होती हैं उनके द्वारा ये क्या होते हैं, जो ह्यूमर हैं वो क्या होते हैं, यानी कि फ्लूइड्स क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं, ठीक है। लेकिन उनके सिक्रीशन के लिए साल्ट्स की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। प्लस इसके अंदर आपको हाइलुरोनिक एसिड मिलेगा, ठीक है, हाइलुरोनिक एसिड इज द पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है ना। इसके अलावा आपको इसके अंदर क्या मिलेगा, इंपॉर्टेंट वन है, ध्यान में रखना, विट्रीन, ठीक है। हाइलुरोनिक एसिड क्या है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड, व्हाट इज दैट, म्यूकोपॉलीसेकेराइड। और विट्रीन क्या है, म्यूकोप्रोटीन। अब मेजर जो चीज है वो ध्यान से सुनना, विट्रस ह्यूमर के अंदर आपको हाइलोसाइट्स यानी कि सेल्स भी मिलेंगी। सेल्स आर अब्सेंट इन केस ऑफ द एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर में कोई भी सेल्स नहीं पाई जाती, सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती, लेकिन हाइलोसाइट्स जो हैं, ठीक है ना, जो हाइलुरोनिक एसिड बनाती हैं, वो पर्टिकुलर सेल्स जो हैं वो कहाँ पे उपस्थित होंगी, विट्रस चेंबर में उपस्थित होंगी। एंड द इंपॉर्टेंट वन थिंग, आई बॉल की शेप को बनाए रखना, इनका जो प्रेशर है वो क्या करेगा, आई बॉल की शेप को बनाए रखेगा। प्लस ये क्या कर रहा है, आई न्यूट्रिशन का काम कर रहा है, और आई से वेस्ट सब्सटेंस को बाहर क्या कर रहा है, आई बॉल से बाहर करने का काम कर रहे हैं। दूसरा, इनकी उपस्थिति एक प्रेशर क्रिएट कर रही है जो आई बॉल की शेप को फिक्स बनाए रखने का काम कर रही है, ठीक है। विट्रस ह्यूमर जो है उसमें लेंस के सेंटर से लेकर के, ध्यान से सुनना, और कहां तक बेटा, ब्लाइंड स्पॉट तक एक कैनाल पाई जाती है। देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ द कैनाल फ्रॉम द सेंटर ऑफ लेंस टू द ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। दैट पर्टिकुलर कैनाल इज कॉल्ड हायोइड कैनाल। हायोइड कैनाल उसको बोलते हैं। एक नाम और भी उसको दिया गया है, क्लोक्विट, नाम सुना हो आपने तो, क्लोक्विट्स कैनाल, ठीक है। इस कैनाल के थ्रू क्या किया जाता है, देयर इज द पर्टिकुलर सप्लाई ऑफ द न्यूट्रिशन इन द डेवलपिंग फेज ऑफ द लेंस। लेंस की डेवलपिंग फेज के अंदर इस कैनाल के थ्रू क्या किया जा रहा है, न्यूट्रिशन दिया जा रहा है, किसको, लेंस को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना। ये पर्टिकुलर कैनाल जो है इसके थ्रू क्या करवाया जा रहा है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाया जा रहा है, किसको, डेवलपिंग लेंस को। डेवलपिंग लेंस को मतलब क्या है कि डेवलप्ड होने के बाद ये ऑफ होना शुरू हो जाएगी कैनाल, जब लेंस का डेवलप हो जाएगा तो, ठीक है ना, तब ये ऑफ हो जाएगी। उससे पहले इस कैनाल के थ्रू ही क्या किया जा रहा है, नरिश किया जा रहा है, किसको, लेंस को, ठीक है। और ये जो ह्यूमर्स हैं, यानी कि जो विट्रस और एक्वस ह्यूमर है, ध्यान रखना, दोनों क्या सिक्रीशन कौन करता है, सिलियरी बॉडी पे पाई जाने वाली ग्लैंड्स करती हैं, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट और सेंटर ऑफ लेंस के बीच जो कैनाल होती है डेवलपिंग फेज में लेंस के, वो कौन सी है, हायोइड कैनाल या क्लोक्वेट कैनाल, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द आई बॉल स्ट्रक्चर, जिसमें अपन ने आई चैम्बर्स की भी बात, आई बॉल की जो चैम्बर्स हैं उनकी, और उसमें भरे हुए फ्लूइड की अपन ने बात की। अब अपन जो नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं वो अपन पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ आई। वर्किंग ऑफ आई, ठीक है। तो सिंपली तो अगर अपन क्या कहें कि किसी भी ऑब्जेक्ट से इमिटेड जो लाइट है, ठीक है, वो क्या कर रही है, वो जा करके अपन ये कह सकते हैं कि इंटर कर रही है आंख में, आई के अंदर। और आई के अंदर वो इंटर कर रही है तो किसके थ्रू कर रही है बेटा, सबसे पहले कॉर्निया, फिर एक्वस ह्यूमर, फिर कौन, लेंस, फिर उसके बाद में विट्रस ह्यूमर, और फिर कौन, रेटिना। दिस इज द पर्टिकुलर, अपन ये कह सकते हैं कि एक रास्ता है ये, कॉर्निया,
एक्वस ह्यूमर, देन लेंस, देन विट्रस ह्यूमर, एंड फाइनली कहाँ पे येलो स्पॉट, या जिसको आपने मैक्यूला ल्यूटिया या आप ये कह दो रेटिना, और वहाँ पे क्या बन रही है, इमेज बन रही है। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट से इमिट होने वाली लाइट आई के अंदर इमिट प्रवेश कर रही है, इंटर कर रही है, और इंटर करने के बाद क्या हो रहा है कि वहाँ पे रियल इमेज बन रही है जो इन्वर्टेड है, यानी कि उल्टी बन रही है। कहाँ पे, एट द रेटिनल स्पॉट, रेटिनल स्पॉट के ऊपर एक इमेज की फॉर्मेशन हो रही है, और वहाँ से वो पर्टिकुलर इमेज का जो इम्पल्स है वो कहाँ पे जा रहा है, ब्रेन को, और ब्रेन को जब वो जाता है तब अपन देखने में सफल होते हैं, और हम उसको कैसा देख रहे हैं, वापस करेक्ट फेज के अंदर देख रहे हैं, यानी कि सीधा देख रहे हैं। इज दिस क्लियर? ये जो रास्ते के अंदर ये जो पर्टिकुलर ह्यूमर्स और लेंस ये आ रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं बेटा, दे आर कन्वर्जिंग द लाइट। ठीक है ना, कन्वर्जिंग द लाइट, किसी भी लेंस की पर्टिकुलर ये अपन ये कह सकते हैं एक कैपेसिटी होती है जिसको अपन बोलते हैं फोकल लेंथ, और वो दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो कोई भी पर्टिकुलर लेंस जो है वो कन्वर्ज करेगा तो वो पॉजिटिव फोकल लेंथ होगी। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर लाइट जो इसमें इंटर कर रही है उसके बाद में उसको कन्वर्ज कर रहे हैं, और रेटिनल पॉइंट के ऊपर उसको क्या कर रहे हैं, फोकस करने का काम कर रहे हैं। इज दिस क्लियर? तो फोकल लेंथ का मतलब क्या है? हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, लेकिन आप ध्यान में रखना, फोकल लेंथ का नाम आया है। तो आई लेंस और रेटिना के बीच की जो दूरी होती है वो 2 सेंटीमीटर है। तो इन केस ऑफ द ह्यूमन आई जो फोकल लेंथ होती है वो कितनी होती है, 2 सेंटीमीटर होती है। ठीक है ना, सेंटर ऑफ द लेंस से लेकर के कहां तक, जहां पे इमेज बनती है, जहां पे फोकस्ड हो रही है रेज, वहां तक की जो दूरी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। या दूसरे शब्दों में मैं ये कह दूं कि फोकल लेंथ इज द पर्टिकुलर स्ट्रेंथ और या कैपेसिटी और द करेक्टर ऑफ ए सिस्टम। एक सिस्टम का क्या है, वो करेक्टर है। ठीक है, और उस फोकल लेंथ के 2 रूप हो सकते हैं। अगर कन्वर्जिंग लाइट है, लाइट कन्वर्ज कर रहा है, वो उसकी एबिलिटी कन्वर्ज करने की है, उस ऑप्टिक सिस्टम की योग्यता लाइट को कन्वर्ज करने की है, स्कैटर्ड है उसको कन्वर्ज करने की है, तो जो क्या होगा, फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव, यानी कि आफ्टर द लेंस। इज दिस क्लियर? और अगर वो उस लेंस की कैपेसिटी या उस ऑप्टिक सिस्टम की योग्यता क्या है, डाइवर्ट करने की है, तो फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव। इज दिस क्लियर? तो इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स जो फोकल लेंथ है वो क्या है, पॉजिटिव है। कितनी आ रही है, 2 सेंटीमीटर, और उसका रीजन क्या है, जो लेंस और जो रेटिना है उसके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। और इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स लाइट को क्या किया जा रहा है, कन्वर्ज किया जा रहा है लेंस के द्वारा। ठीक है ना, और उसमें ये सब मदद कर रहे हैं, कॉर्निया हो चाहे एक्वस ह्यूमर हो चाहे विट्रस ह्यूमर हो, दे आर जो रिफ्रैक्ट कर रहे हैं लाइट को। और रिफ्रैक्ट करने का तरीका क्या है, गैदरिंग द लाइट, कन्वर्ज कर रहे हैं। रिफ्रैक्ट करने का मतलब जैसे ये पर्टिकुलर लेंस है और इसके ऊपर ये लाइट आई, तो उसको क्या किया जा रहा है, कन्वर्ज किया जा रहा है। इज दिस क्लियर? चले आगे। तो वर्किंग ऑफ आई जो है उसमें आपको सिंपली तो ये बात होगी अपनी कि किसी भी ऑब्जेक्ट से इमिटेड जो लाइट है वो आई में इंटर करती है, और आई में इंटर करने के बाद उसको कन्वर्ज किया गया है। ठीक है, और वो रेटिना के ऊपर फोकस्ड हुई है, जहाँ पे क्या हुआ है, इन्वर्टेड इमेज की फॉर्मेशन हुई है, रियल इमेज की फॉर्मेशन हुई है। और यहाँ से पर्टिकुलर जो इम्पल्स है वो कहाँ पे सेंड हो रहा है, ब्रेन को, और ब्रेन को सेंड होने के बाद में अपन उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को क्या कर पा रहे हैं, विजुअलाइज कर पा रहे हैं। इज दिस क्लियर? तो कहने का मतलब क्या है कि कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, बाइकॉनकेव लेंस और विट्रस ह्यूमर ये कंप्लीटली रिफ्रैक्ट करते हैं लाइट को। कहाँ से, जो लाइट कहाँ से आ रही है, ऑब्जेक्ट से, उस लाइट को क्या कर रहे हैं, रिफ्रैक्ट कर रहे हैं। और इस रिफ्रैक्शन के कारण क्या हो रहा है, इस रिफ्रैक्शन के कारण क्या हो रहा है, रेटिना के ऊपर, इसके परिणाम स्वरूप रेटिना के ऊपर किसकी फॉर्मेशन हो रही है, इन्वर्टेड इमेज की। इज दिस क्लियर? एट रेटिना व्हाट इज गोइंग टू बी फॉर्म, इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, और इस दौरान फोकस को स्टैब्लिश करने का काम कौन कर रहा है, आइरिस। ठीक है ना,
प्यूपिल के साइज को या डायमीटर को बढ़ा करके और कम करके, और वो मैं पहले बता चुका हूं, वो डिपेंड करेगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर, ठीक है ना। ब्राइट लाइट होगी तो क्या होगा, प्यूपिल का डायमीटर कम होगा, और अगर डिम लाइट होगी तो प्यूपिल का डायमीटर क्या होगा, ज्यादा होगा। इज दिस क्लियर? जो हम पढ़ चुके हैं किसके अंदर, रेडियल डायलेटरी मसल डिम लाइट के लिए, और सर्कुलेटरी स्फिंक्टर मसल किसके लिए, ब्राइट लाइट के लिए, किसकी, आइरिस की, जो मूवमेंट करती हैं, उनमें कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, तब प्यूपिल यानी कि आई डायफ्राम की साइज में या डायमीटर में क्या आता है, चेंज आता है। क्लियर है? अब देखिए एक फिर बेटा यहां पे इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछी जा सकती है कि अकोमोडेशन, अकोमोडेशन का मतलब क्या है? अकोमोडेशन अपन किसे कह रहे हैं, तो दिस इज द एबिलिटी टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, एबिलिटी टू चेंज द फोकल लेंथ, the focal length of lens by changing the curvature of lens, ठीक है। लेंस में वक्रता के आधार पर, उसमें वक्रता में परिवर्तन के आधार पर फोकल लेंथ में चेंज जो है वो क्या कहलाता है, अकोमोडेशन। एंड इट्स ए वेरी गुड कैपेसिटी और एबिलिटी इन केस ऑफ द ह्यूमन आइज, ह्यूमंस में और बर्ड्स में ये आपको मिलेगा, ठीक है ना। इन केस ऑफ द फ्रॉग, एम्फीबियंस में क्या होता है कि जो लेंस है उसको आगे खिसका करके और पीछे खिसका करके, अपवार्ड आउटवार्ड और इनवार्ड करके थोड़ा बहुत क्या किया जाता है, एडजस्टमेंट किया जाता है, अकोमोडेशन किया जाता है, वरना वहाँ पे ये कैपेसिटी नहीं है। नए रेप्टाइल्स के केस में है, अकोमोडेशन की कैपेसिटी आपको मैमल्स में मिलेगी और बर्ड्स में मिलेगी, ठीक है। क्या है ये एबिलिटी? एबिलिटी टू चेंज द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ में चेंज, ठीक है ना। जैसे ये पर्टिकुलर अक्स फोकल लेंथ हो गई, ये वाई हो गई, ये जेड हो गई, तो ये फोकल लेंथ के अंदर जो चेंज लाया जा रहा है, इस चेंज को लाने की जो एबिलिटी है, उस एबिलिटी को अपन क्या कहते हैं, अकोमोडेशन। और ये किस पे डिपेंड करता है, उस लेंस के ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट में जिन लेंस का अपन यूज कर रहे हैं वो फिक्स हैं, या तो बाई कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, बाई कॉनकेव है, ठीक है ना, या फ्लैट है। लेकिन यहाँ पे जो आई है वो कॉनकेव लेंस की उभयातल हिंदी मीडियम के लिए, उसके लिए अपनी बात हो गई है, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट ये फ्लैट भी होता है और वरना कॉनकेव तो है ही, ठीक है। तो इसके कर्वेचर में चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है, और कर्वेचर में जो चेंज आएगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, चेंज इन द फोकल लेंथ, ठीक है। तो वो जो एबिलिटी है उसको अपन क्या कह रहे हैं, वी आर कॉलिंग दैट अकोमोडेशन, ठीक है। जिससे फोकल लेंथ को बढ़ाया जा सकता है, फोकल लेंथ को कम किया जा सकता है। और फोकल लेंथ को बढ़ाना और कम करना क्यों जरूरी है, हम ये कहते हैं कि जो अपनी आई है वो टेलीस्कोपिक है, यानी कि दूर से भी देख सकती हैं, दूर की वस्तु को भी विजुअलाइज कर रही हैं और नज़दीक की वस्तु को भी क्या कर रही हैं, विजुअलाइज कर रही हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, सिंपली मैं बताता हूँ। देखिए इस अकोमोडेशन को अपन दो तरीके से डिस्कस करते हैं। जैसे पहली ले रहा हूं मैं कि जैसे अब नॉर्मली मैं देख रहा हूं, ठीक है ना, नॉर्मल कंडीशन है ये। तो इन नॉर्मल कंडीशन मसल्स ऑफ सिलियरी बॉडी आर इन रिलैक्स स्टेज, ठीक है। सिलियरी बॉडी की जो मसल्स हैं वो रिलैक्स स्टेज में है, उनमें कोई कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं है इस समय। और अगर वो रिलैक्स स्टेज में होंगी, ये लीजिए सिलियरी बॉडी, इज दिस क्लियर, ठीक है। अगर वो रिलैक्स अवस्था में हैं
तो लिगामेंट्स जो हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं, वो तने हुए होंगे, स्ट्रेस्ड होंगे। और अगर वो स्ट्रेस्ड होंगे तो इसका मतलब लेंस भी क्या होगा, दोनों और ऊपर और नीचे की ओर क्या हो जाएगा, खिंच जाएगा। और अगर लेंस खिंच रहा है तो इसका मतलब वो कौन सी शेप में आता जा रहा है, फ्लैट होता जा रहा है। ठीक है। और अगर ये फ्लैट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज इंक्रीजिंग, फोकल लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और अगर आपकी फोकल लेंथ इंक्रीज होगी तो आप दूर की वस्तु को क्या कर पाओगे, विजुअलाइज कर पाओगे, उसको देख पाओगे। इज दिस क्लियर? तो अपन क्या कह रहे हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, इन रिलैक्स स्टेज जो सीलियरी बॉडी मसल्स हैं, सीलियरी बॉडी मसल्स ऑफ सीलियरी बॉडी आर इन रिलैक्स स्टेज। सो सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो हैं, जो लेंस को होल्ड किए हुए हैं, वो क्या होंगे, तने हुए होंगे, स्ट्रेस्ड कंडीशन में होंगे, स्ट्रेस्ड होंगे। और वो स्ट्रेस्ड कंडीशन में होंगे तो लेंस क्या होता जाएगा, फ्लैट होता जाएगा। और फ्लैटनिंग ऑफ द लेंस जो है वो क्या करेगी, ए फ्लैट लेंस हैज मोर फोकल लेंथ। फ्लैट लेंस जो होता है उसकी क्या होती है, फोकल लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। और अगर फोकल लेंथ ज्यादा है तो सिंपली आज समझिए कि आंखें जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर देख सकती हैं। ठीक है। डायग्रामेटिकली मैं आपको इसको यूं बता सकता हूं, जैसे ये आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहां पे ये मान लीजिए बेटा सीलियरी मसल्स, और ये मान लीजिए लिगामेंट्स। ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये पेड़ है कोई। ठीक है। तो इससे ये पैरेलल इमिट होकर के लाइट निकल रही है। ठीक है। यहां पे ये क्या है, लेंस नॉर्मल कंडीशन की अपन बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कौन सी अवस्था में ज्यादा फ्लैट हुआ है। ठीक है। लेंस क्या कर रहा है, दैट इज कन्वर्ज कर रहा है किसको, लाइट को। और ये क्या है, मैक्यूला ल्यूटिया, जहां पे क्या बन रही है, इमेज बन रही है। लाइट कैसी है यहां पे, पैरेलल। ठीक है ना, पैरेलल लाइट जो है वो इमिट होकर के जा रही है ऑब्जेक्ट से। तो ऐसी अवस्था के अंदर ये सीलियरी बॉडी की जो मसल्स हैं वो क्या है, रिलैक्स अवस्था में है। तो ये लिगामेंट्स क्या हैं, तने हुए हैं। और ऐसी अवस्था में आपको क्या होगा, लॉन्ग डिस्टेंस विजन होगा। ठीक है। दूसरी जो स्थिति है, सेकेंड स्थिति का अपन ये कह सकते हैं कि जो अगर नियर बाई ऑब्जेक्ट को देखना है, तो नियर बाई ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो उस समय अकोमोडेशन कैसे हो रहा है, टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट को देखने के लिए व्हाट विल हैपन, कॉन्स्ट्रिक्शन इन सीलियरी बॉडी मसल्स। सीलियरी बॉडी मसल्स जो हैं उनके अंदर क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, वो ब्रॉड हो जाएंगी, फैलेंगी यूं। ठीक है ना। और वो फैलेंगी तो इसका मतलब वो देखिए ये है, जैसे अब ये यूं हो रही है, तो इसका मतलब बेटा इसको क्या कर रही है, लिगामेंट को क्या कर रही है, अपनी ओर क्या कर रही है, खींच रही है। तो सस्पेंसरी लिगामेंट जो है भाई ये ब्रॉड हो गई तो ये क्या हो गया, लूज हो गया। ठीक है भाई, कोई भी चीज है जो यहां पे इसके अटैच है, ये मान लो सीलियरी बॉडी है और ये फैल रही है। ठीक है, नीचे भी जा रही है, तो इसका मतलब ये जो नीचे वाली चीज जो है वो क्या हो रही है, रिलैक्स अवस्था में आ रही है, नहीं आ रही है भाई, नीचे की ओर जा रही है, फैल रही है ना ये कौन, सीलियरी बॉडी।
फैल रही है तो नीचे की ओर भी तो फैल रही है, नीचे की ओर फैल रही है तो जो नीचे का तंतु है वो कौन सी अवस्था में आ रहा है, देखो यूं फैल रही है, तो रिलैक्स हो रहा है या नहीं हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, तो लेंस के ऊपर जो प्रेशर था वो क्या हो गया, कम हो गया। तो ऐसी स्थिति में सिलियरी बॉडी मसल्स जो है उनमें कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, वो ब्रॉड हुई, तो सस्पेंसरी लिगामेंट कौन सी अवस्था में आ गए बेटा, रिलैक्स, ठीक है। और वो रिलैक्स अवस्था में आ गए तो लेंस क्या हो गया, मोर कॉनकेव, तो कर्वेचर में चेंज आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। और वो मोर कॉनकेव हो गया तो इसका मतलब आप समझिए व्हाट इज हैपनिंग, फोकल लेंथ, अगर वो स्ट्रेच हो रहा था तो बढ़ रही थी फोकल लेंथ, तो अब फोकल लेंथ क्या होगी, डिक्रीज। और ये मैंने आपको कहा कि ह्यूमन आइज के अंदर फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की योग्यता है, जिसको अपन ने एकोमोडेशन कहा। तो फ्लैट हो जाएगा तब तो क्या होगा, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, फोकल लेंथ बढ़ने का मतलब दूर तक का विजन, और अगर फोकल लेंथ कम हो रही है तो उस स्थिति के अंदर क्या होगा, क्या होगा, फोकल लेंथ डिस्टेंस जो है वो कम हो रही है, तो इसका मतलब यू कैन सी द ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज नियर बाई, जो नजदीक ऑब्जेक्ट है उसको आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो डायग्रामेटिकली इसको भी अगर अपन रिप्रेजेंट करना चाहें तो यूं कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट है जो आपकी आंखों के नजदीक है नियर बाई है, इससे ये रेज निकली, कॉर्निया में इनकी एंट्री हुई, देन आई, यहां पे क्या बेटा, ये सिलियरी बॉडी, और ये क्या है, लिगामेंट्स, और लेंस कैसा हो गया, कॉनकेव, ठीक है। लेंस के कॉनकेव होने से कन्वर्जेंट, ठीक है, मोर कन्वर्जेंट, तो यहां पे ये क्या बन गई, इमेज, किसके लिए, कारण फोकल लेंथ क्या हो गया है, कम हो गया है। फोकल लेंथ कम होने का मतलब क्या है कि जो नज़दीक की वस्तु है उसको आप क्या कर सकते हो, क्लियरली देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो पर्टिकुलर लाइट है वो कौन सी है, कन्वर्जिंग लाइट, ठीक है ना। और जो डिस्टेंस वाला था उसके अंदर कौन सी थी, पैरेलल लाइट। दिस इज कन्वर्जिंग लाइट, जो एक पर्टिकुलर नज़दीकी ऑब्जेक्ट से निकल रही है, ये नज़दीकी ऑब्जेक्ट है और इससे यूं रेज निकल रही हैं, ठीक है। और वो कहाँ पे आई, लेंस, लेंस कैसी अवस्था में इस समय, कॉनकेव, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, कर्वेचर आ गया है, तो ये क्या करेगा, और ज़्यादा इसको क्या कर रहा है, मर्ज कर रहा है, और ये जाकर के कहाँ पे, रेटिना के ऊपर क्या बना रही है, इमेज बना रही है। क्लियर है, ठीक है। तो ये आई का अकोमोडेशन कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट, तो सिंपली अपन ये कह सकते हैं कि जैसे आई की जो इमेज फॉर्मेशन है उस प्रोसेस को अगर मैं एक डायग्राम के द्वारा दिखाना चाहूँ तो यूँ कह सकता हूँ कि जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपकी आईज हैं, और ये आपका ब्रेन है, दिस इज ब्रेन, दिस इज आई, दिस इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ से पर्टिकुलर ये रेज निकली, ठीक है, लेंस से होते हुए यहाँ पे इन्होंने इमेज बनाई। इमेज कैसी बनेगी बेटा, उल्टी, ठीक है। अब ये कहाँ पे जा रही हैं, दिस विल इंटर इन द, कहाँ पे जा रही हैं, ब्रेन को जा रही हैं। वहाँ पे क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन। वो इमेज फॉर्मेशन कैसा हो जाएगा, वापस इन्वर्टेड से कैसा हो गया, सीधा। क्लियर है। अब देखिए, ये तो फिजिक्स थी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं केमिकल
एक्सप्लेनेशन ऑफ द विजन, विजन का जो केमिकल एक्सप्लेनेशन है उसकी बात और करते हैं। केमिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ विजन। सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें भी, ठीक है। हमने एक बात की थी कि जो रेटिना है उसके अंदर दो प्रकार की सेल्स हैं, एक कोन्स और दूसरे कौन से हैं, रॉड्स, ठीक है। तो केमिकल जो इंपल्स है वो कैसे जनरेट हो रहा है, ठीक है, उसकी अपन बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रॉड्स की, ठीक है। रॉड्स के अंदर एक पिगमेंट उपस्थित है जिसका नाम है रोडोप्सिन, ठीक है बेटा। ये जो रोडोप्सिन है ये दो पार्ट्स का बना होता है, एक होता है ऑप्सिन जिसको स्कोटॉप्सिन भी कहते हैं, ठीक है, और दूसरा जो इसका पार्ट है वो है रेटिनल। इज दिस क्लियर? अब होगा क्या, देखिए, ब्राइट लाइट है यानी कि प्रकाश अच्छा है, तेज प्रकाश है, उस ब्राइट लाइट के अंदर रॉड्स जो हैं उनके अंदर रोडोप्सिन ब्रेक हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, किसके अंदर, ऑप्सिन और रेटिनॉल, ठीक है। रोडोप्सिन का ऑप्सिन और रेटिनॉल के अंदर ब्रेकडाउन होना, ठीक है, मतलब क्या हुआ, केमिकल चेंज। और दिस केमिकल चेंज, ये जो केमिकल चेंज हो रहा है ये क्या करेगा, लाइट आई कहां पे, रेटिना पे, रेटिना के अंदर रॉड्स हैं, रॉड्स के अंदर कौन है, रोडोप्सिन है, रोडोप्सिन टूटा किसके अंदर, ऑप्सिन और रेटिनॉल के अंदर, ठीक है। ये ऑप्सिन और रेटिनॉल के अंदर जो केमिकल चेंज हुआ है यानी कि जो चेंज आया है, दैट विल क्रिएट द साइट इंपल्स, दृश्य उद्दीपन पैदा करेगा, एंड दैट साइट इंपल्स विल बी कैरिड आउट बाय द ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन। ये जो साइट इंपल्स है इसको कौन कैरी करेगा, कैरी कौन कर रहा है, ऑप्टिक नर्व, कहां के लिए, ब्रेन के लिए। इज दिस क्लियर? बोलिए। तो कैरिड आउट टू द ब्रेन, और ब्रेन के अंदर क्या पहुंच रही है, इंपल्स ऑफ इमेज पहुंच गया है, ठीक है। इसीलिए अपन ये कह रहे हैं कि रॉड्स जो है वो डिफ्रेंशिएशन ऑफ लाइट का काम करते हैं, इसीलिए अपन ने कहा था, क्योंकि ब्राइट लाइट जब होगी तब ये केमिकल चेंज होगा। अब अगर लाइट क्या हो गई है, कम हो गई है, डिम लाइट हो गई है, तो रिवर्स रिएक्शन होगी, और रिवर्स रिएक्शन होगी तो क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ लाइट नहीं होगा, वापस रोडोप्सिन बन जाएगा। इसीलिए अगर अपन प्रकाश से अंधेरे में जाते हैं तो अपने को एक बार कुछ दिखाई नहीं देता। कारण कारण व्हाट विल हैपन, रोडोप्सिन का सिंथेसिस, रीसिंथेसिस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही अपन अंधेरे से प्रकाश में जाते हैं तो भी एक बार अपने को दिक्कत होती है। रीजन क्या है, देखिए, जब आप अंधेरे में होते हैं तो कुछ समय बाद में तो आप ये कहोगे कि सर हमें दिखना शुरू हो जाता है, तो उसका रीजन है, रोडोप्सिन को आपकी आंख जो सिंथेसाइज करती है वो ब्लिंकिंग के द्वारा करती है। ब्लिंकिंग का मतलब पलकों को, आईलिड्स को झपका झपका करके तेज गति से क्या होगी, आंखें झपकना शुरू होंगी, तो रोडोप्सिन बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप जब डार्क से लाइट में जा रहे हैं तो उस समय भी समय लगेगा रोडोप्सिन को ब्रेकडाउन होने में। तो जब तक वो ब्रेकडाउन होना शुरू नहीं होगा तब तक आपको क्लियर विजन नहीं आएगा। जब आप कहां से, डार्क से लाइट में जा रहे हैं, और लाइट से डार्क में आ रहे हैं तो क्या नहीं हो रहा, रोडोप्सिन का ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट, तो एक काम तो हो गया ये रॉड्स का, ठीक है। दूसरी ओर अगर अपन बात करें किसकी, कॉन्स की, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वी हैविंग द 3 टाइप्स ऑफ द कॉन्स, 2 प्रकार के नहीं 3 प्रकार के कॉन्स अपने पास हैं। एक है बेटा एरिथ्रोलेब, सेंसिटिव फॉर द रेड कलर, ठीक है ना। क्लोरोलेब, सेंसिटिव फॉर द
कौन से के लिए? ग्रीन, क्योंकि कॉन्स का मैंने काम बताया था डिफ्रेंशिएशन ऑफ द कलर, और साइनोलेब, दीज आर सेंसिटिव फॉर द ब्लू कलर। और ये तीन ही बेसिक और जेनरिक कलर होते हैं, ठीक है। बाकी के कलर जब अपने को दिखाई देते हैं तो ये एक से ज़्यादा कॉन्स क्या हो जाते हैं, अपने एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो वो मिक्सचर कलर के रूप में फिर अपने को क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, ठीक है। इनके अंदर एरिथ्रोलेब जो है वो रेड कलर के लिए, क्लोरोलेब वो ग्रीन कलर का आपको डिफ्रेंशिएशन करवा रहे हैं, और साइनोलेब कौन से का? ब्लू कलर का। कॉन्स जो हैं उनके अंदर भी एक पिगमेंट पाया जाता है, दे आर हैविंग ऑल्सो ए पिगमेंट, आयोडोप्सिन, ठीक है। और ये आयोडोप्सिन क्या होगा बेटा? इन लाइट इट विल ऑल्सो ब्रेक डाउन, ये भी क्या होगा? टूट जाएगा। किसके अंदर? लाइट के अंदर, ब्राइट लाइट के अंदर। फोटोप्सिन प्लस दूसरा जो पार्ट है वही रेटिनॉल, ठीक है। फोटोप्सिन प्लस रेटिनॉल, ये फोटोप्सिन जो होते हैं वो एरिथ्रोलेब का जो फोटोप्सिन होता है वो कहलाता है एरिथ्रोप्सिन, ध्यान में रखना। क्लोरोलेब के अंदर जो होता है वो कहलाता है क्लोरोप्सिन, और साइनोलेब के अंदर जो होता है वो कहलाता है साइनोप्सिन। एरिथ्रोप्सिन, क्लोरोप्सिन और साइनोप्सिन, ये फोटोप्सिन है किसके? इन तीनों के अलग अलग, ठीक है। कॉमनली मैं कह रहा हूं फोटोप्सिन जो है वो और रेटिनॉल में टूट गया कौन? आयोडोप्सिन। आयोडोप्सिन ऑफ एरिथ्रोलेब जो है वो किस में टूटेगा? एरिथ्रोप्सिन प्लस रेटिनॉल। क्लोरोलेब का वो किस में टूटेगा? क्लोरोप्सिन प्लस रेटिनॉल। और साइनोलेब का जो साइनोप्सिन प्लस रेटिनॉल। इज दिस क्लियर? फोटोप्सिन और रेटिनॉल के अंदर इसका टूटना जो है वो भी अपने आप में एक क्या हो गया? केमिकल चेंज। उस केमिकल चेंज का इंपल्स कहां जाएगा बेटा? ब्रेन को, और ब्रेन विल बी एबल टू क्या? डिफ्रेंशिएशन ऑफ कलर, कलर का क्या कर पाएगा? इससे क्या हो जाएगा? विभेदन हो जाएगा, ठीक है। इन केस ऑफ द मून लाइट, यानी डिम लाइट है, मून लाइट है, तो अपन अंधेरे में अपन कहते हैं कि अपने को सब कुछ काला ही काला भूत ही नजर आ रहे हैं। उसका मतलब क्या है? रीजन क्या है? कि जो मून लाइट है उस मून लाइट के अंदर जो कॉन्स हैं वो एक्टिव नहीं होते हैं, एक्टिवेट नहीं होते हैं, ठीक है ना, वो फंक्शनल नहीं होते हैं। और वो फंक्शनल नहीं होते हैं तो फोटोप्सिन प्लस रेटिनॉल में ये ब्रेक डाउन नहीं होगा, यानी कि फाइनली देखिए क्या नहीं होगा? डिफ्रेंशिएशन ऑफ कलर नहीं हो पाएगा। दिस इज द रीजन। तो इन मून लाइट द कॉन्स विल बी नॉट फंक्शनल, ड्यू टू दैट वी विल बी अनेबल टू डिफ्रेंशिएट द कलर। हम कलर्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो डिम लाइट में या मून लाइट में या अंधेरे में हम एक अलग, जिस भी कलर के अपने कपड़े पहने हुए हैं वो अलग अलग कलर नहीं दिखाई देते। लाइट जब गिरेगी तभी उसके बाद में क्या होगा? कलर्स का डिफ्रेंशिएशन होना शुरू होगा, कारण दिस पर्टिकुलर केमिकल चेंज विल हैपन, ठीक है। ओके, थैंक यू।